हाँ जी, क्या हाल-चाल कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 30 से 40 दिन का समय बचा हुआ है और मैं आया हूँ आपके साथ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपका ये रिवीजन लेके, ठीक है? तो रिवीजन किसका है सर? ऑल्दो वहाँ पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सारे रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं। जो पढ़े हुए हैं वही इस बार के अटेम्प्ट के लिए भी रिलेवेंट है, उसमें कोई भी नया चेंज नहीं है, ठीक है? तो बाकी जो आपके इंड एएस का रिवीजन बचा था, मैं इंड एएस के रिवीजन सीरीज के साथ आपके साथ में यहाँ पे आया हूँ और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंड एएस 1 के साथ में। इंड एएस 1 होता क्या? इंड एएस 1 जिसका नाम है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और सोकी और ओसीआई, इसके अंदर आपका जो प्रेजेंटेशन होगा कैसे कैसे होगा, किस आइटम को आप कैसे वहां पर क्लासिफाई करोगे, डिस्क्लोज करोगे, प्रेजेंट करोगे, इसकी चर्चा कौन करता है? हमारा प्यारा इंड एएस 1 करता है। इंड एएस 1 जो था आपका एप्लीकेबल कहां कहां पर होता है सर? एप्लीकेबल होता है ये सारे के सारे जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जितने भी आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हर जगह पे आपका इंड एएस 1 एप्लीकेबल होते हुए चलता है, ठीक है? हर जगह पे आपका इंड एएस 1 एप्लीकेबल होते हुए चलता है, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। आप देखो ध्यान से, इसका तो क्या बोलता है? इंड एएस इज एप्लीकेबल इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आप किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स के लिए बनाते हैं। यूजर कौन होता है? जो कि आपके लेंडर है या स्टेक होल्डर है, जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टी होती है, ठीक है? यानी कि इनको आप कस्टमाइज करके हुए नहीं चल सकते, यानी कि जो इंड एएस 1 में दे रखा है वही आपको बनाते हुए चलना पड़ेगा। देयरफॉर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, यानी कि जो इंड एएस ने बोला है वो तो देना ही देना पड़ेगा। दिस इंड एएस इज एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यानी कि अगर कोई एनजीओ या एनपीओ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। रिलायंस इंडस्ट्रियल में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उसके ऊपर भी अप्लाई है। भले ही आपका धंधा प्रॉफिट कमाने का हो या आपका धंधा प्रॉफिट कमाने का नहीं हो, अगर आपके एंटिटी के ऊपर इंड एएस अप्लाई होते हैं तो इंड एएस 1 लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कि सर हम तो फ्री में काम करें, तो समाज सेवा के लिए आ रखे थे, हमारी कंपनी तो इसका करती नहीं है। भाई साहब, अगर इंड एएस एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो इंड एएस 1 लगेगा ही लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि नाम ही क्या है? नाम ही है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन मतलब कि एक फॉर्मेट, एक सेट तरीका दे रखा होगा इंड एएस के अंदर या रिस्पेक्टिव इंड एएस के अंदर या आपके जनरल फाइनेंशियल जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर दे रखा होगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन है ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आपके बैलेंस शीट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस या ओसीआई या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन तीन चीजों का, कौन कौन सी तीन चीजें? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट का, ठीक है? कंपोनेंट कौन कौन से होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? पांच चीजें आपकी कंपोनेंट होती है, एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है, याद रखिएगा। पांच चीजें कौन कौन सी? वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या चेंजेस इन इक्विटी, सोकी या नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पांच चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हुए चलती हैं। अगला पॉइंट था आपका ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए चलेंगे? तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे सर? पॉइंट नंबर 3 बताता है। तो सबसे पहले हम ट्रू एंड फेयर व्यू का ध्यान रखेंगे, मतलब कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाना है, इस प्रकार या इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाना है कि जब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हो। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है? फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंट इन ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर किसका था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने कहा था कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन किसका होता है? आपके फाइनेंशियल पोजीशन का। अब फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाती हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आ जाएंगे। उसी के अंदर वो कहता है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका? एसेट और लायबिलिटी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम एंड एक्सपेंस यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल का मतलब कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 3, ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उसने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू का ध्यान रखें। इस प्रकार से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें, इन पांच चीजों को इस प्रकार से प्रेजेंट करो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा हो। दूसरा वो कहता है कि गोइंग कंसर्न के अजम्पशन बताइए, गोइंग कंसर्न आपने फॉलो किया है या नहीं किया है। गोइंग कंसर्न कौन बताएगा? हमको मैनेजमेंट बताएगा कि हमारा गोइंग कंसर्न है सही है कि नहीं है, जो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन है वो सही है कि नहीं है, यह हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, ठीक है? तो management has to assess the going concern assumption of the entity. Such assumption is made each year. हर साल के एंड पे आपको असेस करनी है, यानी जिस समय आपका रिपोर्टिंग पीरियड है, रिपोर्टिंग डेट को आपको अपनी गोइंग कंसर्न assumption को असेस करते हुए चलना है। असेस करने के लिए आप क्या करोगे?
असेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं है, जो हमारे क्या नाम है हमारे पास जो इनपुट पड़ा हुआ है या जो हमारे पास फिनिश गुड्स पड़ा है वो सेल होने के लायक है या नहीं है, या जो हमने उधारी दे रखी है वो हम रिकवरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कुछ चीजें हम रिसर्च करते हुए चलता है, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ क्या बोलता है, एंटिटी कंसिडर गोइंग कंसर्न अनलेस, हम हमेशा क्या मानेंगे, गोइंग कंसर्न हम हमेशा हमेशा मानेंगे। भाई देखो मैनेजमेंट बताए तो अच्छी बात है, वो नहीं बताता है हम क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो हो रही होगी और जो एंटिटी है उसका गोइंग कंसर्न अभी अफेक्ट नहीं हुआ होगा, ये मानते हुए चलेंगे जब तक हमारे सामने ये घटनाएं नहीं घटेंगी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या नहीं लगता आपको कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है धंधे को बेचने की या धंधे को बंद करने की। अगर इंटेंशन है बंद करने की या लिक्विडेट करने की या धंधे को बेचने की, इसका मतलब गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है। या कोई नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट क्लोज बिजनेस इन नियर फ्यूचर, आपके पास में कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है टू क्लोज द बिजनेस, तो अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में हम मानते हुए चलेंगे कि आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन चलते हुए चल रही है। For assumption of going for assessment of going concern, entity shall evaluate, entity क्या evaluate करती है, MU मतलब material uncertainty, material uncertainty वो evaluate करे किसके रिस्पेक्ट में, तीन चीजों के रिस्पेक्ट में, profitability, liquidity, source of finance, profitability, liquidity और source of finance, यानी entity जिस समय अपना going concern assumption को evaluate करेगी तीन चीजें देखेगी, वो किसकी तीन चीजें देखेगी, वो material uncertain देखेगी कि ये चीजें uncertain है कि नहीं है, कौन कौन सी ये तीन चीजें, profitability क्या भविष्य में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्या आसार है भविष्य में प्रॉफिट होने के कि नहीं है, या लिक्विडिटी क्या मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं अपने डेट या अपने लोन या शॉर्ट टर्म चीजें वो पे कर सकूं, क्या लिक्विडिटी है मेरे पास में, है मेरा कैपेबल टू पे हूं मैं कि नहीं हूं, या सोर्स ऑफ फाइनेंस, या जिन लोगों से मैंने पैसा दे रखा है ये तो नहीं कि ये लोग अपना अपना पैसा वापस मांगने के लिए आ जाए मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो जाए कल को। तो तीन चीजों को आप इवेल्युएट करेंगे, किन किन चीजों को, इन तीन चीजों को, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एंटिटी एटलीस्ट बट नॉट लिमिटेड टू 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। याद रखिएगा इन 12 महीने के बियॉन्ड अगर ये जा रहा है तो ठीक है, 12 महीने के अंदर इस घटनाएं घटने वाली, इनके मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भैया फिर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, फिर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेकार होने वाली है। Entity should disclose its assumption of going concern on non-going concern basis of the preparation। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उस बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आप बताओगे कि हमने किस बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं। अगर आपको याद हो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे थे, अब इंटरमीडिएट के अंदर में AS1 होता था और AS1 के अंदर जब हम पढ़ते थे वहां पर हम जो बैलेंस शीट बनाते, याद है आपको, बैलेंस शीट जो बनाते थे वहां पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, नॉन गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे बैलेंस शीट बनती थी, आपकी याद है। तो अगर आपने भले ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रखी है या नॉन गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रखी है, आपको अपने बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चीज को डिस्क्लोज करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें डिस्क्लोजर दो, यही लिखा है पे, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, देखो सच डिस्क्लोजर शुड स्पेसिफाई। इस डिस्क्लोजर में आप क्या क्या बताओगे कि हमने कौन कौन से अजम्पशन ले रखी हैं, अजम्पशन कौन कौन से अप्लाई पेज हमने इवैल्यूएट किया गोइंग कंसर्न को, तो कौन कौन से हमने अजम्पशन लिया था, मटेरियल अनसर्टेनिटी को हम कैसे इवैल्यूएट किया था, हाउ अजम्पशन विल प्रोवाइड गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, कैसे माने कि ये वैलिड है कि नहीं है, और इन अजम्पशन अगर फेल हो गई, अगर ये अजम्पशन फेल हो गई तो क्या क्या हो सकता है, क्या होगा अगर अजम्पशन फेल हो जाए। तो सबसे पहले क्या क्या अजम्पशन आपने ले रखी ये आपको बताना पड़ेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी आपको बतानी पड़ेगी, हाउ अजम्पशन विल प्रोवाइड गोइंग कंसर्न अजम्पशन एज अ वैलिड अजम्पशन, कैसे माने कि जो अजम्पशन आपने ले रखी है वैलिड है, और अगर ये अजम्पशन फेल हो गई तो क्या होगा। इन चारों चीजों को आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात आपने क्या पढ़े, तीन, हम पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 का था ओवरऑल कंसीडरेशन व्हाइल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला आपने पढ़ा था ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, दूसरा आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने की, भाई साहब 12 महीने की होती है, सीधी सी बात है, 12 महीने के आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं और 12 महीने का प्रेजेंट करते हुए चलते हो। चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफसेटिंग ऑफ आइटम। क्या आप एक आइटम को दूसरे आइटम से ऑफसेट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए इंस्टीट्यूट ने, इस पर ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो वो कहता है ऑफसेटिंग तभी अलाउड है जब सेम नेचर के आइटम है। अगर सेम नेचर का आइटम है, सेम नेचर का प्रोविजन है तो उस केस में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सेम नेचर का नहीं है तो फिर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अलाउड इफ स्पेसिफिक इंडियस गिव्स प्रोविजन, अगर किसी इंडियस के अंदर ऐसा प्रोविजन दे रखा है कि आप सेट ऑफ कर सकते हो फिर तो कर सकते हो। दूसरा, जनरली वैल्यूएशन अलाउंस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द एसेट प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने बचपन में पढ़ा था ना, एक तरफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरफ प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट होता है कि भविष्य में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसे सेट ऑफ कर लेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रोविजन फॉर बैड डेट आप बनाते हो डेटर के अगेंस्ट में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेचर सेम है, ठीक है। तो जनरली आइटम हुज सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज द सेम, मतलब कि नेचर जहां पर सेम होता है वहां पर आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जहां पर नेचर सेट ऑफ सेम नहीं होता आप सेट ऑफ नहीं कर सकते।
अगर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस डिफरेंट है, जैसे कि रेंट पे कर रखा है, अब रेंट पे कर रखा है, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग खर्चा है, क्योंकि आप किसी जगह को यूज करते हो ऑफिस के लिए, तो तुमने कोई जगह, तो कोई प्लेस तुमने किराए पे लिया है, वहां पर तुम धंधा कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस पर्पस के लिए, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग खर्चा है। लेकिन अगर तुम्हें रेंट रिसीव मिलता है तो तुम्हारा ऑपरेटिंग नहीं होता भाई साहब, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानी जाती है। अगर आपका रेंट का धंधा है या रेंट की आपको इनकम हो रही है, तो अब रेंट रिसीव्ड है या रेंट पेड है, ये इनका नेचर अलग अलग हो गया, तो इनको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। एक खर्चा और एक इनकम है, दोनों का नेचर अलग अलग है, एक ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है, अगर आपका धंधा नहीं था और धंधा है तो, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। इसके बाद कंपैरेटिव, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, आप हमेशा पिछले साल के नहीं, एक साल एटलीस्ट 1 ईयर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 31 मार्च 26 को खड़ा हूं, तो 31 मार्च 26 की जो बैलेंस शीट बन रही है तो उसके बगल में 31 मार्च 25 का मैं कंपैरेटिव देते हुए चल रहा हूं, तो एटलीस्ट एक साल का, पिछले एक साल का आप कंपैरेटिव देते हुए चलते हो, ठीक है। यस सर, यस सर। एडिशनल कंपैरेटिव में भी गिवन, एडिशनल कंपैरेटिव का देते हैं, आपने पढ़ा होगा इंडिया 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, ऑल्दो आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, फाइनल के अंदर आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि अगर कोई एरर एंड रेक्टिफिकेशन है पिछले पीरियड का, या कोई रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी अगर आपने चेंज कर रखी है, या कोई मटेरियल रीस्टेटमेंट या रिक्लासिफिकेशन होता है, ऐसे केस में थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इंडियस 8 के अंदर आपने पढ़ रखा है मेरे साथ में, याद है? इंडियस 8 के अंदर आपने मेरे साथ में पढ़ रखा है। इंडियस 8 में आपने देखा, याद करिए, अगर जहां से मैंने इंडियस ऑप्ट किए थे, जिस साल से मैंने इंडियस फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किए थे, उसके पिछले साल की अगर कोई एरर रेक्टिफिकेशन थी, उसके पिछले साल में कोई रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी चेंज हो रही थी, तो ऐसे केस में मुझे थर्ड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन बनाने पड़ रही थी, एक एडिशनल बैलेंस शीट मुझे बनानी पड़ती थी, जो कि कॉन्सेप्ट था थर्ड बैलेंस शीट का। तो थर्ड बैलेंस शीट कब बनती है? या तो आपकी कोई रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी चेंज हो रही थी, या कोई आपका पिछले सालों का प्रायर पीरियड का एरर एंड रेक्टिफिकेशन था, या आपका रेट्रोस्पेक्टिव रिक्लासिफिकेशन था, या आपका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट था, जो कि मटेरियल इन नेचर था। इन दैट केस आपको थर्ड बैलेंस शीट यानी एडिशनल बैलेंस शीट बनाते हुए चलनी पड़ती है। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं मुझे। एंड सच चेंजेस विल बी अफेक्ट द बिगिनिंग का मतलब है प्रीवियस फ्रॉम द कंपैरेटिव, मतलब जहां से आपने शुरू किया था उसके नहीं, एक फॉर एग्जांपल ये देखो इधर 31 मार्च 25 को मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। 31 मार्च 25 को मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो इसके साथ में कंपैरेटिव किसका दूंगा? 31 मार्च 24 का दूंगा, ठीक है। अगर मान लो ये 3 घटनाएं घटती है, कौन सी? आपका प्रायर पीरियड का एरर रेक्टिफिकेशन का, उसके अलावा कोई मटेरियल रीस्टेटमेंट का, मटेरियल रिक्लासिफिकेशन का, या आपके रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी चेंज का। तो उस केस में जो थर्ड बैलेंस शीट है वो कहां की आएगी? वो कंपैरेटिव के बिगिनिंग की आएगी। मतलब कंपैरेटिव क्या है? कंपैरेटिव 31 मार्च 24, यहां का आप कंपैरेटिव दे रहे हो, ये कब शुरू हुआ था? 1/4/23 को, तो यहां पर इसकी बिगिनिंग पर आपकी वो थर्ड बैलेंस शीट आते हुए चलती है। तो इन डिटेल हमने इंडियस 8 के साथ में इसका, इंडियस 8 में तो ये बाय एज अ थ्योरी आता है, बट इंडियस 1 के साथ में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर करते हुए चले थे। तो फटाफट बताओ क्या क्या ध्यान में रखोगे। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग हैं, ओवरऑल कंसिडरेशन व्हाइल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके बाद गोइंग कंसर्न, उसका बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 12 महीने की होगी, उसका बाद कंपैरेटिव होगी एटलीस्ट 1 ईयर की, और इसके बाद अब आप आ जाओ मटेरियलिटी पे। मटेरियलिटी क्या बोलता है? उन्हीं चीजों के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट करोगे जो मटेरियल इन नेचर के, फालतू की चीजों को बाहर करो, फालतू की चीजों को बाहर का दरवाजा दिखाओ, ठीक है। तो आइटम जो मटेरियल इन नेचर होंगे उनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, याद रखिएगा, उनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करते हुए चलोगे, एग्रीगेट नहीं करना। एमसीक्यू परेशान करेगा। मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल आइटम था, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली, आप एग्रीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसिडरेशन हमेशा यानी अकाउंटिंग जो पॉलिसी है वो हमेशा आपको ऑप्ट करने की चीजों के लिए जो मटेरियल आइटम है। और मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो आपके डिसीजन मेकर यानी जो आपके इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर था, उसका जो डिसीजन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो चीज ऐसी है तो फिर वो मटेरियल इन नेचर है, ठीक है। और मटेरियल आइटम आपको शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, नॉट एग्रीगेट। एमसीक्यू में तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मटेरियल किसको आप बोलते हैं? शेड्यूल 3 डिवीजन 2 क्या बोलता है? अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% से ऊपर का कोई अमाउंट है तो मटेरियल है, या 10 लाख विच एवर इज हायर। तो 1% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर, इस लिमिट से ऊपर जाएगा तो फिर उसको मटेरियल बोलेंगे। ये भी आपका एमसीक्यू में टेस्टेड है, इस बात को याद रखिए। 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर, इसके वैल्यू से एक्सीड कर रहा है किसी आइटम का वैल्यू, तो फिर वो मटेरियल इन नेचर माना जाएगा। अगर वो मटेरियल इन नेचर है तो फिर आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर।
इसके बाद आप क्या चीजें ओवरऑल कंसिडरेशन में लेते हो, चलो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल क्या बोलता है कि हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी रिकॉग्निशन करेंगे वो टाइम बेसिस पे करेंगे, हमारे लिए एक्चुअल कैश का मूवमेंट इरेलेवेंट होता है। फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हो आप, क्या बोलूं इसमें मैं। कंसिस्टेंसी क्या बोलते थे हम, सेम प्रिंसिपल सेम मेथड सेम प्रिंसिपल सेम मेथड सेम पॉलिसी हर साल फॉलो करेंगे, अनलेस अंटिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया चेंज इन लॉ। ठीक है, यस सर यस सर यस सर, बस बात खत्म, कुछ नहीं बचा। थर्ड पॉइंट खत्म हो गया, जल्दी बताओ तीसरे पॉइंट में क्या था, ओवरऑल कंसिडरेशन में क्या क्या था, जल्दी जल्दी इधर 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 इधर, ओवरऑल कंसिडरेशन में क्या क्या था। सबसे पहले देखेंगे सर, सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू, गोइंग कंसर्न, फ्रीक्वेंसी, मटेरियलिटी, और उसके बाद याद करो याद करो याद करो, उसके बाद अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसका कंसिस्टेंसी, और तो कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक कंपैरेटिव का पॉइंट था। ठीक है, इतनी चीजें आप देखते हुए चलोगे। पॉइंट नंबर 4 पे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया पहली बात जनरल कंसिडर क्या बोलता है, आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे क्या लिखोगे, मैसर्स बीएसआर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनका एड्रेस क्या है, इनका नाम क्या है, किस पीरियड के लिए आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो, और रुपीस कैसे है, ये कंसोलिडेटेड है बैलेंस शीट है कि ये एसएफएस है, यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, या इसके जो रुपीज आईएनआर में है या डॉलर में है, किस पीरियड के लिए आपने ये बैलेंस शीट बना रखी है, लोकेशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो उनका नाम, आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट, फिर ऑलवेज गिव नेम ऑफ द एंटिटी, डेट, पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेंसी, राउंड ऑफ मैंडेटरी, जो एमसीक्यू आता है, राउंडिंग ऑफ क्या मैंडेटरी, यानी रुपीज इन थाउजेंड लिखना जरूरी। द आंसर इज यस, ये मैंडेटरी है, इंडिया से बोलता है। कंपोनेंट दो प्रकार के हो सकते हैं आपको, सेपरेट या कंसोलिडेटेड, तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखते हुए चलनी पड़ती है, जो कि मैंने आपको क्लास में प्यार से समझाई थी। बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बैलेंस शीट में मिनिमल लाइन बाय लाइन आइटम आप दिखाते हैं। डिवीजन 2 चलता है, डिवीजन 2 के अंदर बैलेंस शीट दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल अप्रोच में और एक होती है लिक्विडिटी अप्रोच में। डिवीजन 2 जनरली हर एक कंपनी के ऊपर वर्किंग कैपिटल अप्रोच फॉलो करता है, लेकिन याद रखें जो एनबीएफसीज होती है उनके ऊपर लिक्विडिटी अप्रोच होता है। ठीक है, याद रखें, अगर भविष्य मान लीजिए अभी तो जैसे आज के दिन अगर बात करूं तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर इंडियस एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन भविष्य में मान लीजिए बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी इंडियस आ जाएगा, तो क्या बैंकिंग कंपनी के ऊपर वर्किंग कैपिटल अप्रोच वाली जो बैलेंस शीट आप देखते हैं नॉन करंट एसेट से लेकर शुरू होती है, नीचे लायबिलिटीज में खत्म होती है, ये लगेगा आंसर इज नो। जो आपकी एनबीएफसी वाली बैलेंस शीट होती है ना डिवीजन 2 की, लिक्विडिटी बेस, लिक्विडिटी एसेट, लिक्विड लायबिलिटीज वाला, तो वो जो लिक्विडिटी वाला बेस वाला है ना, वो एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी पे लग सकता है, ले लगेगा, मतलब एनबीएफसी लगता ही लगता है, और बैंकिंग कंपनी में जिस दिन इंडियस आएगा बैंकिंग कंपनी के ऊपर, उस दिन वो बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी वही लिक्विडिटी वाला लगेगा। ऑल्दो आज के दिन बैंकिंग कंपनी के ऊपर इंडियस एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो बैलेंस शीट में डिवीजन दो प्रकार के दे रखा आपको, एक है वर्किंग कैपिटल बेस्ड, एक है लिक्विडिटी बेस्ड। एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी के ऊपर के लिए लिक्विडिटी बेस्ड आया हुआ था, और हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सारे पूरे सिलेबस में जहां जा, क्योंकि एनबीएफसी हमारे सिलेबस में है नहीं, वो ऑडिट के अंदर आप एनबीएफसी पढ़ते हो, डिफरेंस बिटवीन इंडियस और डिवीजन 2 नॉर्मल वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी बेस्ड, वही क्वेश्चन वापस ये फाइनल में आता है, बट हमारे यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आपको इसे नहीं दिखेगा। ठीक है, एनबीएफसी के ऊपर। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। तो नॉर्मल बैलेंस शीट जो आप पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल अप्रोच, ये है नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। एनबीएफसी वाले क्या होता है, लिक्विड एसेट, नॉन लिक्विड एसेट, ठीक है, लिक्विड लायबिलिटीज, नॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, इसको कौन फॉलो करता है, एनबीएफसी करता है। ठीक है, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 हमेशा वर्किंग कैपिटल की बात करता है, अनलेस अंटिल अगर आप एनबीएफसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बैलेंस शीट की चर्चा होगी। प्रॉफिट एंड लॉस कहता है सर्टेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। कुछ आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कौन कौन सी, पहली बात धंधा क्या, धंधा मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको हमेशा अलग से दिखाना पड़ेगा, सेपरेट हेडिंग की तरह दिखाना पड़ेगा, क्यों भैया वही तो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है। इसके अलावा आपने एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया, इसके अलावा कितनी घिसावट चार्ज करी, कितना आपने ब्याज पे किया, और एक्सेप्शनल आइटम कोई अगर है तो ये तो आपको हमेशा सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे। ये तो आपको हमेशा अलग से सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे, इनको क्लब करके किसी के अंदर भी नहीं डाल सकते अदर के नाम से। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय का खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट मतलब ब्याज का खर्चा, और एक्सेप्शनल आइटम को है इनको सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट और एक्सेप्शनल आइटम, इनको आपको सेपरेट हेड की तरह दिखाना पड़ेगा, इनको आप एग्रीगेट करके अदर के अंदर नहीं डाल सकते। दूसरी बात, पुराने जमाने में जो आपका नॉर्मल शेड्यूल 3 होता था, वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से था, लेकिन याद रखिएगा अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से डिवीजन 2 में कोई भी चीज नहीं होती है, सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम नाम से चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम का कोई भी आज का शब्द हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता। इसके अलावा ओसीआई क्या होता है, ओसीआई में क्या क्या चीजें आपकी जाती है, ओसीआई दो प्रकार से, ओसीआई के अंदर आइटम होती है जो रिक्लासिफाइड टू पीनल या नॉट रिक्लासिफाइड टू पीनल। कौन कौन सी चीजें होती है, जो आपका पुराने जमाने में रिवैल्यूएशन रिजर्व होता था, फॉरेन एक्सचेंज का गेन होता था, या कोई इंप्लॉय बेनिफिट
आपका एक्चुअल गेन होता था ना, याद करो इंडिया 19 के अंदर में एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर में, तो इंडिया 16 का रिवैल्यूएशन रिजर्व का गेन या इंडिया 21 का जो फॉरेन एक्सचेंज का गेन है लॉस या आपका एम्प्लॉय बेनिफिट का इंडिया 19 का एक्चुअल गेन है लॉस का जो होता था, ये सारे के सारे रिजर्व्स कहां जाते हैं, ये सारे के सारे ओसीआई में जाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। अब ओसीआई में से जो रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला ना, ये तो भैया ओसीआई में चला गया तो नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल है, ये बाकी तो रिक्लासिफाइड टू पेनल वाले हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो सर्टेन आइटम्स आर स्पेसिफाइड इन ओसीआई व्हिच कैन और कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पेनल, ये आप सेपरेटली हर एक इंडियस के अंदर सेपरेटली पढ़ते हैं कि कौन सा रिक्लासिफाइड है कौन सा नॉन रिक्लासिफाइड वाला है, ठीक है। यस सर। इसके बाद चेंजेस इन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी आपका रिजर्व एंड सरप्लस अदर इक्विटी, ये कितना ओपनिंग बैलेंस था, एडिशन डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस, ये आप करते हो, एज सच नॉट रिक्वायर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंडिया 7 आप प्रेजेंट करते हैं, बस चेंजेस क्या होता है इंडिया 7 के कैश फ्लो में, सिर्फ और सिर्फ ये चेंजेस होता है जो आपका पैरा 17 होता है ना नॉर्मल AS 3 वाला जो होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोन मानते हुए चलते हैं, तो इंडिया 7 कहता है हम उसको लोन मानते हुए नहीं चलते हैं, हम उसको क्या नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एडजस्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसका, क्या है सर, करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन, ये है आपका लोन लायबिलिटी या लोन अरेंजमेंट। लोन अरेंजमेंट आपका, अच्छा लायबिलिटीज बाद में, चलो पहले फटाफट एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट होती है, नॉन और करंट और नॉन करंट डेफिनेशन फटाफट बताओ। करंट एसेट किसे कहते हैं, करंट एसेट उससे कहता है जो नॉन करंट नहीं, तो नॉन करंट किसे कहता है, नॉन करंट उससे कहता है जो करंट नहीं, तो करंट किसे कहता है, तो करंट उससे कहता है वो एसेट, ध्यान से मेरी बात सुनो, एसेट है, एसेट का मतलब मुझे मिलना है, मेरी एसेट है, मुझे मिलना है, फायदा, डेबिट, जमा, तो अगर वो रियलाइजेबल है या एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, अगर वो रियलाइज करनी है या एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है विद इन 12 मंथ या विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अगर मुझे विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर कोई चीज मिलनी है, कोई या मुझे रियलाइज हो उसका पैसा मिलना है, तो मेरे लिए करंट है। अगर से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हम हमेशा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए क्या चेक करते हैं, हमेशा बिजनेस का धंधे का नेचर चेक करो, भैया धंधा क्या तुम्हारा। अब मान लो दारू की दुकान है, दारू की दुकान में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तुम्हारा 18 महीने या 20 महीने का जा सकता है, 24 महीने का भी जा सकता है, कहीं कहीं पर 36 महीने का, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में 36 4 साल है, 48 महीने का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है ये मुझसे यहां पर मत पूछना, नालायक फाउंडेशन ज्वाइन करो तब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है या उसका पैसा मुझे मिलना है, तो फिर वो मेरे लिए करंट है। लेकिन अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जा रहा है तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन करंट बन जाएगा। तो जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। तो करंट किसे कहते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर आता है, मेरे से रियलाइज हो रहा है या एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, तो मेरे लिए करंट है, ठीक है। अब सर अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन में उसने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं बताया, जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन मुझे बताएगा, इंस्टीट्यूट इतना अच्छा आईसी है, कैसे बात करते हो, उसने मुझे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं बताया, तो हमारा इंडियस क्या बोलता है, अगर आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं पता चल पा रहा है या नहीं पता, तो हमेशा अज्यूम कर लीजिए 12 महीने का, तो 12 महीने के आप अजम्पशन लेते हुए चल सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसका तो करंट किसे कहते हैं, तो करंट 1 2 3 ये करंट है, सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है या कंज्यूम है, अगर विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो याद रखिए एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, कंज्यूम है या प्रोड्यूस है, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसको करंट मानते हुए चलोगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 12 महीने मानते हुए चलते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। अगर एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, यानी इन्वेंट्री है, आपका इन्वेंट्री है, यानी आपका गुड्स है, इन्वेंट्री ट्रेड करते हो, तो उस केस में वो हमेशा हमेशा करंट मानी जाएगी, याद रखिएगा। एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट है, हमेशा हमेशा करंट है। कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट हमेशा हमेशा करंट माने जाते हैं, याद रखिएगा। लायबिलिटीज उल्टी बात, यानी यहां पर क्या था, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टू सेटल या एक्सपेक्टेड टू पे। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड टू पे है या एक्सपेक्टेड टू सेटल है विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, मुझे कोई चीज अपने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर पे करनी है, तो मेरी जिम्मेदारी है, कौन सी, करंट जिम्मेदारी है, मतलब करंट लायबिलिटी है। सर फिर से ये बात, अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं पता, तो मैं क्या मानूंगा, 12 महीने के अंदर अगर मुझे पे करनी है तो फिर मेरी करंट लायबिलिटी है, इसके बियॉन्ड है तो फिर नॉन करंट है। तो एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है या विद इन 12 मंथ है, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, ये करंट लायबिलिटी बन जाएगा, इसके बियॉन्ड जाएगा तो नॉन करंट। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके होते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में यहाँ पे लिख लो, अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपके होता है, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपके अगर बियॉन्ड 12 मंथ है तो फिर वो नॉन करंट है, उसके पहले तो फिर करंट है, ठीक है। ऑल दो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होते हैं, हमेशा हमेशा करंट माना जाएगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये हमेशा हमेशा आपके करंट माने जाते हैं। अभी नीचे नोट लिखा होगा, मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें और होंगी, हाँ
कोई ऐसी लाइबिलिटी अगर आपकी होती जिसको आप 12 महीने के बियॉन्ड नहीं टाल सकते 12 महीने के ऊपर नहीं ले जा सकते, तो भाई साहब अगर आप 12 महीने के ऊपर नहीं टाल सकते उस लाइबिलिटी को, तो वो हमेशा हमेशा करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, जहां पर आपका कोई अधिकार नहीं है। पैरा 17 का मूल मंत्र क्या है? पैरा 17 का मूल मंत्र जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए चलता है, वो कहता है इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, एडवांस टू सप्लायर हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, भले ही इनका एक्सपेक्टेड और रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने के बाद का क्यों ना हो, कसम खा लो, ये हमेशा हमेशा क्या माने जाएंगे? ये हमेशा हमेशा आपके करंट माने जाएंगे, ये हमेशा हमेशा आपके करंट माने जाएंगे। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। इसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज किसे कहते हैं? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अगर बनेगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एग्जाम्पल लोन, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब एग्जाम्पल लोन का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने लोन ले रखा है बैंक से, तो बैंक ने अगर आपको लोन दे रखा है तो ये लोन क्या है? ये लोन करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इंडिया 1 में, याद रखिएगा अच्छे से, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इंस्टीट्यूट यहीं पर आपको टेस्ट करता है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, मेरी बात समझिएगा, आपने बैंक से लोन ले रखा है और ये पे करना है आपको फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। अगर फ्रॉम रिपोर्टिंग का मतलब 31 मार्च, जिस दिन आपकी बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च 25 के विद इन 12 मंथ अगर ये मुझे पे करना है, 31 मार्च 25 से आगे क्या है, मैं 12 महीने के अंदर, यानी 31 मार्च 25 को मैं खड़ा हूं और यहां से 12 महीने के अंदर मुझे लोन पे करना है, तो बेटे करंट लायबिलिटी है, तो फिर ये करंट लायबिलिटी है। अगर मुझे ये रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर, जिस दिन मेरी बैलेंस शीट डेट है उसके 12 महीने के अंदर अगर मुझे पे करना, तो फिर ये मेरी करंट लायबिलिटी है, बात खत्म। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरे पास फैसिलिटी टू रीफाइनेंस है या रोल ओवर की या रोल ऑफ की फैसिलिटी है, तो रोल ओवर की फैसिलिटी अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो ऐसे केस में अगर रोल ओवर आप कर सकते हैं बियॉन्ड 12 मंथ, अगर आप बियॉन्ड 12 मंथ रोल ओवर कर सकते हैं, फिर क्या बन जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब उसने कहा कि ठीक है, इस लोन को जो जिम्मेदारी है ना आपकी पे करने की, अगर ये बियॉन्ड 12 मंथ आप रोल ओवर कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं, 12 महीने के बियॉन्ड टाल सकते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा? नॉन करंट बन जाएगा। तो अगर इसको आप टाल सकते हैं 12 महीने के ऊपर, या रीफाइनेंस कर सकते हैं, इस लोन को पे करने के लिए और कोई लोन ले सकते हैं, तो फिर ये 12 महीने के बियॉन्ड रोल ओवर हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। क्या एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा? द आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट पूछता है ये केस 1, वो कहता है कि अगर आपका कोई लोन था, वो कहता है आपका कोई लोन था और लोन आपको पे करना था विद इन 12 मंथ, या वो लोन आपको नॉन करंट लायबिलिटी था, वो लोन आपको पे करना था, लेकिन हुआ क्या ना, इफ एंटिटी एक्सपेक्ट और हैज डिस्क्रिशन टू रीफाइनेंस रूलर लोन फैसिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ और मोर, देन लोन बिकम नॉन करंट लायबिलिटी। पहली बात, अगर आपको रीफाइनेंस करते हैं या रोल ओवर कर रहे हैं बियॉन्ड 12 मंथ, तो फिर तो वो नॉन करंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस तो खत्म हो गया। दूसरा केस, अगर आपने लोन ले रखा था, लोन की कोई शर्त आपने तोड़ दी, मटीरियल ब्रीच ऑफ कोवेनेंट, मटीरियल ब्रीच ऑफ कोवेनेंट, ये शब्द जरूर लिखना एग्जाम अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, इंडिया से क्वेश्चन, इंडिया के वर्ड्स है, कीवर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे आपको। तो अगर कोई मटेरियल ब्रीच ऑफ कोवेनेंट है, तो आसान सी भाषा में कोई शर्त आपने तोड़ रखी लोन की, जो कि मटेरियल शर्त थी, मतलब इंपॉर्टेंट शर्त थी। अगर वो शर्त आपने तोड़ दी, जिस शर्त को टूटने की वजह से, जिस शर्त के टूटने की वजह से बैंक को आया गुस्सा और बैंक ने कहा ऐसे की तैसी, मैं तो लोन तुमसे रिपेबल ऑन डिमांड कर दूंगा, मैं लोन तुमसे रिपेबल ऑन डिमांड करूंगा, तुम्हें अब तुरंत लोन रिपे करना पड़ेगा, जब मांगूंगा तब देना पड़ेगा, जब तेरे दरवाजे की घंटी बजेगी तुरंत निकालना पड़ेगा। यानी कि आपने एक मटेरियल ब्रीच ऑफ कोवेनेंट किया, जिसकी वजह से वो लोन क्या हो गया, वो लोन आपका रीपेबल ऑन डिमांड हो गया। तो एक बात बताओ, जैसे वो रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, तो बेटा फिर तो करंट बन गया, फिर तो ये करंट बन गया ना, हाँ है ना, जैसे वो रिपेबल ऑन डिमांड हुआ फिर तो करंट बन गया। यस सर, यस सर। लेकिन 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 एंड याद किया, रिपेबल और डिमांड बन गया कब? बिफोर रिपोर्टिंग डेट। मतलब कोवेनेंट और ब्रीच कब हुआ था, यानी मटेरियल ब्रीच कब किया था आपने? रिपोर्टिंग डेट से पहले। एंड लेंडर हैज एग्रीड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल नॉट टू डिमांड द लोन। ओहो, यानी कि इधर एग्जांपल देखो, ये देखो, ये देखो एग्जांपल, ये आपकी रिपोर्टिंग डेट थी 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 मेरी रिपोर्टिंग डेट थी। यहां पर आपने इससे पहले आपने लोन की कोई कंडीशन या मटेरियल ब्रीच किया था, यहां पर आपने कहीं पर मटेरियल ब्रीच किया था। जैसे आपने मटेरियल ब्रीच किया, ये रिपेबल ऑन डिमांड बन गया। जैसे रिपेबल ऑन डिमांड बन गया, तो बैंक जब घंटे बजाएगा तब देना पड़ेगा, तो ये करंट लायबिलिटी बन गया। तो रिपोर्टिंग डेट से पहले ब्रीच हुआ और वो रिपेबल ऑन डिमांड हो गया, तो फिर करंट हो गया। यस सर। लेकिन आप बैंक के पास में गए, आपने कहा बैंक जी ऐसा मत करिए ना, मैं कहां से पैसा लाऊंगा, बैंक जी कुछ तो रहम खाओ। तो बैंक ने क्या किया, आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च के बाद, लेकिन अप्रूवल से पहले, आपके एजीएम में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होने से पहले, अप्रूवल से पहले 30/6 को आपके बुक्स अप्रूव हो रहे हैं, उससे पहले मतलब 10/5 को
बैंक एग्री हो गया नॉट टू डिमांड ऑन, नॉट रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब नॉट एग्रीज टू डिमांड, नॉट टू डिमांड, यानी बैंक कह रहा है ठीक है यार मैं तुमसे डिमांड पे आप लोन नहीं मांगूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक मान गया। तो बात बताइए ब्रीच कब हुआ? ब्रीच हुआ रिपोर्टिंग डेट से पहले, रिपेबल ऑन डिमांड हुआ रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो जैसे रिपेबल ऑन डिमांड हुआ रिपोर्टिंग डेट से पहले तो ये करंट बन गया। लेकिन बैंक मान कब गया? रिपोर्टिंग डेट के बाद, बट बिफोर अप्रूवल मान गया कि ठीक है नॉट टू डिमांड द लोन ऑन रिपेबल ऑन डिमांड, तो बैंक एग्रीज टू नॉट डिमांडिंग लोन रिपेमेंट। तो जैसे बैंक ने कहा ठीक है हम आप रिपेबल ऑन डिमांड नहीं करेंगे, तो लोन क्या बन जाएगा? नॉट पेबल ऑन डिमांड, तो लोन क्या बन जाएगा? ऐसे ही तुरंत ये लोन बन जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब 31 मार्च 25 को आप अब आप इसे किस पे दिखाओगे? नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन पता कैसे आता है? क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है? क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है? वो कहेगा लोन था, ये लोन है बेटा बैलेंस शीट में, ठीक है, ये बैलेंस शीट में लोन है, ठीक है, ये टी शेप है, ये मत बोलना सर इंडियस के बैलेंस शीट, नालायक, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 31 मार्च 25 है ये, 31 1 लाख का लोन है। 31 मार्च 25 को इस लोन को आप कैसे दिखाओगे? मैंने कहा 10 फरवरी 2025 को यहां पर आपने मटेरियल ब्रीच किया, जैसे आपने मटेरियल ब्रीच किया 31 मार्च को ये लोन क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी बन जाएगा 1 लाख रुपए का। लेकिन आप बैंक के पास में गए, 30/6 को आपके डायरेक्टर साइन करेंगे, इससे पहले 10 मई को बैंक मान गए, बैंक ने कहा मटेरियल ब्रीच किया, ये रीपेबल ऑन डिमांड हो गया, जैसे रीपेबल ऑन डिमांड हो गया तो 31 मार्च को मैं इसे क्या दिखाऊंगा? करंट लायबिलिटी दिखाऊंगा। लेकिन मेरे बुक्स यानी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले बैंक मान गया, बैंक ने बोला नहीं 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 नॉट टू डिमांड, अब मैं लोन को डिमांड नहीं करूंगा, मतलब रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है। तो जब बैंक मांग ही नहीं रहा है, जब लोन रिपेबल ऑन डिमांड है ही नहीं, तो आप बताइए क्या बन जाएगा? नॉन करंट बन जाएगा। तो इसका मतलब अभी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव तो हुए नहीं है, मतलब इसमें चेंज हो सकता है। यस सर, यस सर हो सकता है। क्यों? कौन बोलता है? इंड AS 10 बोलता है, आपका इंड AS 10 बोलता है सर। तो अब ये करंट नहीं दिखेगा, अभी 31 मार्च को क्या दिख रहा होगा? ये अब यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी दिख रहा होगा 1 लाख रुपए। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है, ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुका हूँ इसके ऊपर, हम बहुत क्वेश्चंस किए थे, हम उम्मीद है अब तो आता होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या था? तीसरा केस क्या था? तीसरा केस आपका ये था, तीसरा केस कहता है अगर इफ लेंडर हैज एग्रीड टू प्रोवाइड ग्रेस पीरियड, यानी बैंक आपने लोन नहीं दिया था, लोन पेबल था, बैंक ने कहा मैं तुम्हें ग्रेस पीरियड देता हूं, जा तुझे कुछ समय और दिया, जा। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड आपको दिया फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्रीच, जो आपने गलती करी उस गलती को सुधारने के लिए। लेकिन याद रखिएगा अगर ये जो आपको गलती सुधारने के लिए समय दिया गया है, ये जो आपको गलती सुधारने के लिए समय दिया गया ना बेटा, ये समय अगर 12 महीने के बियॉन्ड है, अगर इस ग्रेस पीरियड जो है 12 महीने के ऊपर है, इन दैट केस तुम्हारा जो लोन है वो लोन क्या बन जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्रीच के लिए 12 महीने से ऊपर का ग्रेस पीरियड दिया गया है, दिमाग की बत्ती बंद करो, ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपने कंडीशन ब्रीच करी, जैसे कंडीशन ब्रीच करी तो ये क्या बन गया? 31 मार्च को करंट लायबिलिटी बन गया, करंट लायबिलिटी बन गया। आप बैंक के पास में गए, बैंक जी सुनो ना, गलती हो गई त्राहिमाम। तो अप्रूवल की डेट से पहले बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा ठीक है इस गलती को सुधारो, रेक्टिफिकेशन करो। रेक्टिफिकेशन के लिए उसने आपको 12 महीने से ऊपर का समय दिया, कहा 31 मार्च 28 तक तुम सही कर सकते हो। मैंने कहा क्या बात है, तो बैंक ने मुझे 12 महीने से ऊपर का समय दिया ग्रेस पीरियड। तो अब बताओ जैसे ही ग्रेस पीरियड 12 महीने के ऊपर गया तो 31 मार्च को जिसमें करंट दिखा रहा था, अब वो करंट नहीं, अब उसको मैं चेंज करके क्या करूंगा? नॉन करंट करूंगा। अभी क्या बन जाएगा? नॉन करंट बन जाएगा। और यहीं पर मेरा इंड AS डन खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस इंड AS में और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हुए मटेरियल ब्रीच ऑफ कोवेनेंट वाला ही था क्वेश्चन, इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए थे। और दो चार क्वेश्चन उसमें क्या नाम है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के डेफिनेशन के ऊपर थे। बाकी कंपोनेंट का क्वेश्चन था कि कंपोनेंट में वही 5 चीजें आती हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में इतना रेलेवेंट नहीं था जो आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर अब आखिर के 30-40 दिन में देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है इस रिविजन लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।